हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टोरी चैनल। इस चैप्टर में कहानी एक डार्क मोड लेती है, तो कहानी के साथ बने रहिए और अपना ओपिनियन दीजिए जैसे मैं दे रही हूँ। सच्चाई। रणबीर भी गुस्से में बोल पड़ा। मुझे तो बहुत पहले से ही लग रहा था कि नताशा के साथ कुछ गड़बड़ है। उसके पैसे बिना वजह खर्च होते रहते थे और फिर वह हमसे और पैसे मांग लेती थी। मुझे शक था कि वह अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में है और ओबरॉय फैमिली का पैसा किसी और का घर भरने में लगा रही है। करण ने मुट्ठियां भींच ली और अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मम्मी को यह सब पता है? क्योंकि इस वक्त नताशा अरनिया जी के साथ ही रह रही थी। विक्रम जी का चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल पता है। हमारे दुश्मन ने खुद तुम्हारी माँ के सामने सब कबूल किया था, फिर भी तुम्हारी माँ ने नताशा को पालना जारी रखा। अब बताओ, क्या मुझे उससे तलाक नहीं लेना चाहिए? यह सुनते ही चारों बेटे चुप हो गए। दिल से वह नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता अलग हो, लेकिन दूसरी तरफ वह माही के लिए इंसाफ भी चाहते थे। दिमाग से सोचे तो उन्हें साफ लग रहा था कि उनकी माँ अब सही गलत में फ़र्क ही नहीं समझ पा रही है। अगर उन्हें ओबरॉय फैमिली में रखा भी गया तो आगे भी वह सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करेगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपने सोच समझकर फैसला लिया है तो आगे बढ़िए। वह यह सब और नहीं सह सकता था। उसकी छोटी सी बहन माही इतनी कम उम्र में नताशा की माँ द्वारा अगवा कर ली गई थी। रास्ते भर डरी रही होगी, कितना दर्द सहा होगा। ऐसे में वह लोग नताशा से हिसाब कैसे ना ले। ठीक है, अब मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा रहा हूँ, विक्रम जी ने खड़ा होते हुए कहा। विक्रम जी ने खड़ा होते हुए नीचे जाने की तैयारी की। पास खड़ा सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए बोला, सर, कार नीचे रेडी है, आप लोग प्लीज आइए। यह सुनकर करण को अचानक समझ आ गया। असल में विक्रम जी ने उन्हें बुलाया ही राय लेने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें सिर्फ इस फैसला की जानकारी देने के लिए बुलाया था। विक्रम जी आगे वाली कार में बैठे। रास्ते में उन्होंने अरनिया जी को कॉल किया। उधर से जवाब आया कि वह अपार्टमेंट में है, अगर ज़रूरत हो तो वह आ सकते हैं। जब वह वहां पहुंचे तो अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि नताशा अरनिया जी के पास बैठी उन्हें फल खिला रही थी। जैसे ही नताशा की नज़र विक्रम जी पर पड़ी, वह मुस्कुराई और बोली, पापा आ गए। उसके चेहरे की वह बनावटी मुस्कान देखकर विक्रम जी को और ज़्यादा घिन महसूस हुई। इसके बाद चारों बेटे भी अंदर आए और सोफे पर एक एक करके बैठ गए। सबके चेहरे पर साफ नाराज़गी थी। नताशा ने गालों में डिंपल पड़ने वाली मुस्कान के साथ कहा, हेलो ब्रदर्स, बहुत टाइम बाद मिले। सबसे पहले कार्तिक का गुस्सा फूट पड़ा, कौन सा भाई? मुझे ऐसे मत बुलाओ। ओबरॉय फैमिली ने पहले ही सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम बस मेरे घर में पली एक नौकरानी हो। कार्तिक की अचानक तल्खी से नताशा का शरीर कांप गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। चौथे भाई? उसका चेहरा ऐसा था जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। ये देखकर अरनिया जी से रहा नहीं गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, कार्तिक, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम लोग मेरे पास नहीं रहते। अगर नताशा मेरा ध्यान नहीं रखती तो क्या आज मैं ऐसे आराम से रह पाती? कहते हुए अरनिया जी ने चोरी छिपे अपनी पति की तरफ देखा। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज का मामला साधारण नहीं है और उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी।
तभी विक्रम जी ने ठंडी आवाज में कहा, कार्तिक सही कह रहा है। ओबरॉय फैमिली ने बहुत पहले नताशा से रिश्ता तोड़ दिया है। नताशा अब इस फैमिली का हिस्सा नहीं है और उसे भाई कहने का कोई हक नहीं है। अरनिया जी ने भौवें चढ़ाई और झुंझला कर बोली, आप इतने छोटे दिल वाले कब से हो गए? बस एक टाइटल ही तो है। मैंने तो आपको कभी रोका भी नहीं जब आपने ऐलान किया कि नताशा का ओबरॉय फैमिली से रिश्ता ख़त्म है। लेकिन इतने साल वह हमारी बेटी रही है। क्या हम इतने निर्दयी हो सकते हैं? निर्दयी? विक्रम जी का चेहरा और भी सख्त हो गया। आवाज़ में गुस्सा साफ था। वह मेरे दुश्मन की बेटी है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अरनिया जी सन्न रह गई। किस दुश्मन की बेटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या विक्रम जी को सब कुछ पता चल चुका है? असल में वह जानती थी कि वह गलत है, इसलिए उन्होंने कभी यह सच अपने पति और बच्चों को नहीं बताया। उन्हें डर था कि अगर सबको नताशा के माता पिता की सच्चाई पता चल गई तो नताशा ओबरॉय फैमिली में एक पल भी नहीं टिक पाएगी। नताशा को अपने पास रखने के लिए उन्होंने यह राज छुपाए रखा। अब भी हमसे छुपाना चाहती हो? करण गुस्से में खड़ा हो गया। माँ, आपको याद है कि आपकी एक बेटी थी माही। आपकी अपनी बेटी को नताशा की माँ ने चुरा लिया था। नताशा का पिता ही इस सब का गुनहगार है। फिर भी आप नताशा से नफरत नहीं करती? अरनिया जी का दिल जोर से धड़क उठा। उन्हें समझ आ गया कि अब यह बात छुपाई नहीं जा सकती। हाँ, उनके मन में नताशा को लेकर बहुत सी बातें थी, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने बारे में भी तो सोचना था। माँ ही कभी भी उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं करने वाली थी, लेकिन अरनिया जी को तो किसी न किसी की देखभाल की ज़रूरत थी। ऐसे में नताशा से बेहतर और कौन हो सकता था? नताशा उनका ख्याल रख रही थी और अरनिया जी के हिसाब से यही उसके पापों का प्रायश्चित था। क्या इसमें कुछ गलत था? अरनिया जी ने मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। विक्रम जी का चेहरा और गहरा हो गया। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अरनिया, तुम हमसे यह सच्चाई आखिर कब तक छुपाने वाली थी? मास्टर प्रेम कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया था और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। तुमने खुद अपने कानों से सब सुना था, लेकिन सिर्फ नताशा को अपने पास रखने के लिए तुमने यह बात छुपा ली। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने कितनी हद पार कर दी है? आखिरी शब्द बोलते समय विक्रम जी के दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि जैसे अभी टूट जाएंगे। उनकी नज़रें अरनिया जी पर जमी थी, ठंडी और डरावनी। अपने पति का ऐसा रूप देखकर अरनिया जी सच में घबरा गई। वह जल्दी जल्दी सफाई देने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सच यह सोच रही थी कि उसके माता पिता ने इतने गलत काम किए हैं तो उसे उनके पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। मेरा ख्याल रखना उसी का एक तरीका है। और वैसे भी उसके माता पिता के किए का गुस्सा नताशा पर निकालने की क्या ज़रूरत है? उस समय वह खुद भी बहुत छोटी थी, उसे कुछ पता ही नहीं था। असली गुनहगार तो उसके माता पिता थे। अरनिया जी के दिल में नताशा के लिए अभी थोड़ी बहुत भावना बची हुई थी। नताशा के रहते हुए उन्हें कम से कम अकेलापन तो महसूस नहीं होता था। विक्रम जी ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें लगता है वह बेगुनाह है? पहले क्या हुआ सब भूल गई? घर की सबसे छोटी होने के नाते उसने ज़बरदस्ती रणबीर की किस्मत छीनी। कई बार माही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या यह सब तुम्हें याद नहीं? मान लो उसे सब पता नहीं था, फिर भी उसके शरीर में हमारे दुश्मन का खून बह रहा है। तुम उसके साथ ऐसे कैसे रह सकती हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आदित्य तुरंत आगे बढ़ा और बोला, माँ,
क्या आपको नताशा के माता पिता से नफरत नहीं है? जब आप नताशा पर इतना प्यार लुटा रही थी तब आपने एक बार भी सोचा कि उस वक्त माही कितनी बेबस थी? माही को तो पहाड़ों में बेच दिया गया था। वह किसी और की चाइल्ड ब्राइड बनते बनते बची। यह कहते कहते आदित्य की आंखें लाल हो गई और नाक में अजीब सी जलन भर आई। वह सोच भी नहीं सकता था कि पहाड़ों में माही ने कैसी जिंदगी झेली होगी। करण ने भी गहरी आवाज में कहा, माँ, आपको माही की भरपाई के बारे में सोचना चाहिए, ना कि नताशा को पकड़े रहना चाहिए। इंसान का दिल मांस का बना होता है। अगर आपको नताशा से लगाव है तो क्या अपनी असली बेटी से जरा भी नहीं है? यह कहकर उसने थकी हुई सांस छोड़ी। रणबीर ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ठंडे स्वर में कहा, माँ, मान लो आपको माही से कोई लगाव नहीं है, लेकिन मुझसे तो होना चाहिए ना। आज भी मैं व्हीलचेयर पर बैठा हूँ आपकी प्यारी नताशा की वजह से। क्या आपको इसका जरा सा भी अफसोस नहीं है? अगर यह शब्द भी उनकी माँ को नहीं जगा पाए तो फिर आगे बात करने का कोई मतलब नहीं था। चारे बेटों के सवालों से अरनिया जी पर दबाव बना दिया। उनका चेहरा बिगड़ गया। तो क्या हुआ अगर मुझे फर्क पड़ता है? वह झुंझला के बोली, अगर मैं नताशा को घर से निकाल दूं तो क्या मैं अकेले नहीं रह जाऊंगी? क्या तुम लोग आकर मेरी देखभाल करोगे? अगर तुम सब इतने नाफरमान ना होते तो मुझे उसे अपने पास रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अरनिया जी खुद को बहुत पीड़ित महसूस कर रहे थे। उनके चारों बेटे उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। इतने दिनों से वे विला में रह रही थी, लेकिन किसी ने भी खुद से आकर उन्हें देखने की कोशिश नहीं की। आज भी उन्हें ज़बरदस्ती बुलाना पड़ा। आप बिल्कुल बेवजह की बात कर रही है, रणबीर ने गुस्से में कहा। अगर आपको किसी की देखभाल चाहिए तो हम नर्स रख सकते हैं, फिर नताशा ही क्यों? उसके हिसाब से उसकी माँ न सिर्फ अपनी गलती मानने से इनकार कर रही थी, बल्कि सारा दोष उन्हीं पर डाल रही थी। अरनिया जी की आवाज़ और ठंड हो गई। जो नर्स तुम लोग रखोगे, क्या वह नताशा जितनी परवाह करेगी? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसा नहीं है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नताशा के साथ रहना है। हम दोनों अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम्हारे रास्ते में तो नहीं आ रहे। अब तुम क्या कर लोगे? आर्य फैमिली की बेटी होने के नाते उनके पास अब भी अपना पैसा था, लेकिन उन्हें पैसों से ज़्यादा जिस चीज़ की चाह थी वह था अपनापन और प्यार, परिवार का प्यार। विक्रम जी का चेहरा पहले से ही सख्त था, लेकिन अब उनके बेटों को भी ऐसे हुक्म देते देखकर अरनिया जी को लगा कि उनका अपमान हो रहा है। उधर नताशा एक तरफ चुपचाप बैठी सब सुन रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मास्टर प्रेम को कोस रही थी। उसका यह बायोलॉजिकल पिता नाकाबिल ही नहीं बल्कि बेहद बेकार निकला। खुद पकड़ा गया, ऊपर से सारी सच्चाई उगल दी। उसकी वजह से अब ओबरॉय फैमिली में उसका रहना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे पिता के साथ उसे ज़िंदगी में कोई फायदा ही नहीं मिला। नोट, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। डिवोर्स। अगर अरनिया जी की जिद और उनका घमंड ना होता तो शायद वह नताशा को बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं थे। माहौल बिगड़ता देख नताशा तुरंत आगे बढ़ी। उसने अरनिया जी के सामने झुककर जमीन पर सिर टेक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांपती आवाज में उसने कहा, माँ, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया है, लेकिन मेरी वजह से ओबरॉय फैमिली में झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं खुद ही चली जाऊंगी। प्लीज़ अब और लड़ाई मत करो। नताशा की यह बात सुनकर अरनिया जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तेज आवाज में विक्रम जी और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, देखती हूँ कौन हिम्मत करता है इसे घर से निकालने की। अगर किसी ने नताशा को निकाला तो मुझे भी उसी के साथ निकालना पड़ेगा।
उनके लिए यह सिर्फ नताशा की बात नहीं थी, यह उनकी अपनी इज्जत का सवाल था। अगर वह नताशा को बचा नहीं पाई तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने सबके सामने अपना सम्मान खो दिया। इसलिए वह किसी भी हालत में नताशा को जानने नहीं देने वाली थी। आदित्य ने अपनी माँ को गहरी नज़र से देखा। उस एक नज़र में ही उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। कार्ति ने दांत भींचते हुए लेकिन कुछ नहीं बोला। रणवीर की गर्दन अकड़ गई और उसका चेहरा ऐसा हरा पड़ गया जैसे किसी ने जबरदस्ती बहुत कुछ गंदा खिला दिया हो। तभी विक्रम जी ने भारी आवाज में सिर हिलाया और सख्त लहजे में कहा, ठीक है, अगर तुम इसी तरह शांत रहना चाहती हो तो मैं हट जाता हूँ। अरनिया, हम डिवोर्स लेंगे, हमारा रिश्ता यही ख़त्म होता है। यह कहते हुए उन्होंने अपने बैग से डिवोर्स के पेपर्स निकाले और टेबल पर पेन रख दिया। अरनिया जी वही की वही जड़ हो गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वह तो बस थोड़ा नखरा कर रही थी, चाहती थी कि उनका परिवार उनकी बात माने, उनका साथ दे। वह सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? डिवोर्स तक। उन्हें डिवोर्स नहीं चाहिए था। तुमने क्या कहा? अरनिया जी ने हकलाते हुए पूछा। डिवोर्स? क्यों? विक्रम जी की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। क्या अभी तुम्हें वजह बतानी पड़ेगी? अरनिया जी पूरी तरह घबरा गई। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बस नताशा को बचाना चाहती हूँ। तुम डिवोर्स की बात कैसे कर सकते हो? हम दशकों से साथ हैं। क्या इतने सालों का रिश्ता ऐसे ही फेंक दोगे? उन्हें यकीन था कि विक्रम जी सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विक्रम जी का लहजा नहीं बदला। तो मैं भी दशकों के रिश्ते के नाम पर तुमसे एक बात पूछता हूँ। अगर मैं कहूँ कि नताशा को घर से निकाल दो, तो क्या तुम निकाल दोगी? अरनिया जी की आवाज़ गले में अटक गई। अब उन्हें असलियत समझ आने लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, नामुमकिन, मैं डिवोर्स नहीं लूँगी। सच सच बताओ, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है? विक्रम जी ने भौवें सिकुड़ ली। यह कैसी बकवास कर रही हो? अरनिया जी ने जिद पकड़ ली। तो फिर डिवोर्स क्यों चाहते हो? विक्रम जी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता। जरा खुद देखो तुमने क्या क्या किया है। तुम्हारे हर फैसले ने मुझे परेशान ही किया है। अब शांति से अलग हो जाना ही बेहतर है। नहीं, मैं तो बस यह चाहती थी कि तुम मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताओ। अरनिया जी रोते हुए बोली, अगर तुम मेरे साथ रहते तो मैं नताशा को अपने पास रखने की जिद भी नहीं करती। तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। ऐसे ही डिवोर्स कैसे दे सकते हो? विक्रम जी बोले, अब जब तुमने नताशा को चुना है तो तुम दोनों आराम से रहो। डिवोर्स के बाद हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरनिया जी लगातार सिर हिलाती रही। नहीं नहीं, मुझे तुम सब चाहिए। सिर्फ नताशा के साथ रहकर मैं क्या करूँगी? इस उम्र में डिवोर्स, अगर ऐसा हुआ तो हाई सोसाइटी में वह मजाक बन जाएगी। सोचते सोचते उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी तो अब तक कितनी अच्छी रही है। विक्रम जी ने कभी बाहर मुंह नहीं मारा। उनके आसपास के सारे सेक्रेटरी भी आदमी ही थे। उनके चारों बेटे काबिल थे। भले ही मीठी बात ना करते हो, लेकिन हर त्योहार पर गिफ्ट और शुभकामनाएं जरूर देते थे। उनका मायका भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। फिर वह डिवोर्स क्यों चाहेगी? अरनिया जी का दिल दुख से भर गया। उन्हें अपने बीते फैसलों पर पछतावा होने लगा। अगर आज डिवोर्स हुआ तो यह पछतावा और भी गहरा हो जाएगा। विक्रम जी ने बस एक नज़र उनकी तरफ डाली और बोली, अगर तुम साइन नहीं करना चाहती तो मैं ओबरॉय फैमिली के लॉयर से कोर्ट में केस फाइल करवा दूंगा। मैं सब कुछ साफ साफ बताऊंगा।
कैसे तुमने गोद ली हुई बेटी को ज़्यादा अहमियत दी, अपनी सगी बेटी को नज़रअंदाज किया। कैसे तुम मीनाक्षी की साथी बनी और हमारी बेटी को जहर तक देने की नौबत आ गई। जज यह सब जरूर ध्यान में रखेगा। यह सुनते ही अरनिया जी की सांस अटक गई। अगर यह बात बाहर आई तो उनकी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नोबल लेडीज के सर्कल में उनका मजाक बनेगा। विक्रम जी ने सीधा उनकी कमजोरी पकड़ ली थी। विक्रम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरनिया जी की आवाज़ टूट गई। विक्रम जी ने बेरुखी से कहा, अब देर मत करो, जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो। तुम्हारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, बच्चों की कस्टडी पर भी झगड़ा नहीं होगा, सब कुछ सिंपल रहेगा। उनका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। अब इस रिश्ते को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए उतना ही बेहतर था। विक्रम जी ने डिवोर्स एग्रीमेंट को अरनिया जी की तरफ सरका दिया और ठंडी आवाज़ में कहा, जल्दी साइन करो, मुझे बाद में ऑफिस में मीटिंग अटेंड करनी है। मैं चाहता हूँ कि यह मामला शांति से सुलझ जाए। मतलब साफ था, अगर अरनिया जी शांति से बात खत्म नहीं करेगी तो विक्रम जी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही अरनिया जी की नज़र उस कागज़ पर पड़े शब्दों पर गई, डिवोर्स एग्रीमेंट, उनका दिल ऐसे दब गया जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। गुस्से और बेबसी में उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। जब तक डिवोर्स नहीं होता। वह ओबरॉय फैमिली की बहू थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने साइन किया उनकी पूरी जिंदगी एकदम अकेली हो जाएगी। विक्रम जी हल्का सा मुस्कुराए, तो फिर तुम्हारे किए हुए सारे काम पब्लिक कर दूं? ये सुनते ही अरनिया जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने एग्रीमेंट उठाया, उसे बीच से फाड़ दिया और ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाई, जिसे साइन करना है वह करे, मैं किसी हालत में साइन नहीं करूँगी। विक्रम जी ने ठंडी हंसी हंसी और खड़े हो गए। उन्होंने अरनिया जी को गहरी नज़र से देखा और कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए एक दिन और देता हूँ। अगर कल तक साइन नहीं किया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं यह डिवोर्स एग्रीमेंट फिर से प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा सब्र इतना अच्छा नहीं है। घबराकर अरनिया जी ने उनके कुर्ते को कोना पकड़ लिया। उनकी आवाज़ टूट गई, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। वह किसी भी हाल में लोगों की नज़रों में मजाक नहीं बनना चाहती थी। विक्रम जी ने सिर हिला दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। कल 5 बजे तक मुझे अपना फाइनल जवाब चाहिए। उन्होंने ठान लिया था वह डिवोर्स लेकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने कपड़े को ठीक किया, कुर्ते की सिलवटें झाड़ी और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। अरनिया जी ने देखा कि उनका पति बिना एक बार भी पलटे चला गया। उसी पल उनका सब्र टूट गया। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह आर्य की बेटी थी। अगर उन्होंने उस समय अपने मायके से रिश्ता ना तोड़ा होता तो विक्रम जी कभी भी उनके साथ इस तरह पेश आने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें गहरा पछतावा हुआ। कार्तिक खुद को रोक नहीं पाया और बोला, माँ, आपको पहले ही डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये आप दोनों के लिए अच्छा है। उसके बाद आप जो चाहे कर सकती है। ये सुनते ही अरनिया जी की आंखें गुस्से से फैल गई। तू इतना नालायक निकला। हम डिवोर्स की कगार पर है और तू अपने पिता का साथ दे रहा है। हर पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, क्या सब ऐसे ही अलग हो जाते हैं? उन्होंने बच्चों को पाला बड़ा किया, लेकिन इस वक्त कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं था। उनके लिए ये सब दिल तोड़ने वाला था। रणबीर ने तंज कसते हुए कहा, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त के माँ बाप ने पूरी जिंदगी एक दूसरे की इज्जत की है। उनमें तुम्हारी तरह नफरत नहीं है। अगर डिवोर्स हो गया तो हम सबकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। कार्तिक ने थकी हुई आवाज़ में कहा, माँ, ये आप दोनों के बीच का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी पापा बहुत लंबे समय से सब सहते आ रहे हैं।
जब आप हमारी दुश्मन की बेटी को ही अपने पास रखना चाहती है तो फिर अकेले ही रहिए। करण ने भी कटाक्ष किया। डिवोर्स अच्छा ही है। आपने कभी हम चारों बेटों की जगह की ज़्यादा परवाह की ही नहीं। अलग होने के बाद हम और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अर्निया जी ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हैं? करण ने लंबी सांस ली। माँ, सच्चाई समझिए। इस फैमिली में अब कोई भी आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। अर्निया जी की नज़र आदित्य पर गई। आदित्य, तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ा बेटा हमेशा समझदार रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वही उनका साथ देगा। आदित्य ने कुछ पल सोचा और शांत आवाज में बोला, माँ, इस फैसले में मैं कुछ नहीं कह सकता। पापा मन बना चुके हैं। आपको खुद सोचना होगा। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलता हूँ। यह कहकर वह बिना रुके बाहर निकल गया। अर्निया जी का पूरा शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी और दर्द भरी आवाज में बोली, ठीक है, तुम सब बस तमाशा देखोगे। कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। तुम सब नालायक बेटे हो। उन्होंने गुस्से से अपने बाकी 3 बेटों को देखा। करण ने ठंडी हंसी हंसी। आप डिवोर्स नहीं चाहती, लेकिन आपके पास और रास्ता भी क्या है? अगर आपने वह घटिया काम ना किए होते तो पापा के पास आपके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। अब उसे साफ दिख रहा था। उसकी माँ जिद्दी भी थी और अंधी भी। कार्तिक ने सिर हिलाया। माँ, डिवोर्स ले लीजिए। अभिशाप। अर्निया जी पहले ही गुस्से में थी। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी, उनका सब्र पूरी तरह टूट गया। वह आगे बढ़ी और बिना सोचे समझे करण के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नालायक बेटा, तुम्हें तो दिन रात बस यही इंतजार है ना कि तुम्हारे बाप का डिवोर्स हो जाए। यह मत समझना कि बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें नहीं मार सकती। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में करण की पीठ पर 2-3 थप्पड़ और मार दिए। कार्तिक तुरंत आगे बढ़ा और झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मॉम उस पर भी हाथ उठा देगी। अर्निया जी ने उसके गाल और बदन पर भी कई थप्पड़ मार दिए। उसके बाद उन्होंने अपने नाखूनों से कार्तिक की गर्दन और चेहरे को बुरी तरह खरोंच दिया। कार्तिक को तेज जलन और दर्द महसूस हुआ। उसने अनजाने में हाथ लगाया और मुंह से सिसकारी निकाल गई। वह खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में चिल्ला उठा, मॉम, डैड आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं और मैं पूरी तरह उनके फैसले के साथ हूँ। अगर आपको मैं बेटा पसंद नहीं हूँ तो आज से रिश्ता भी ख़त्म समझिए। उसके दिल में जमा सारा दर्द बाहर आ गया था। करण ओबरॉय भी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, आप मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है। अगर मुझसे रिश्ता तोड़ देगी तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉम, बस मान जाइए। हरामजादे, तुम दोनों हरामजादे। अर्निया जी गुस्से से चीख पड़ी। वह अपने बेटों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। अगर उनका डिवोर्स हो गया तब भी उनके पास बेटे तो होंगे, लेकिन अगर बेटे भी नहीं रहे तो वह पूरी तरह अकेली बुद्धि औरत बन जाएगी। कार्तिक फिर आगे आया और भारी दिल में से अर्निया जी के सामने घुटनों पर बैठ गया। मॉम, प्लीज़ सोचिए। वैसे भी आपने पहले ही माही से रिश्ता तोड़ लिया है। एक बेटे के जाने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? अर्निया जी का चेहरा सख्त हो गया। तुम माही जैसे नहीं हो। उसे तो किडनैप किया गया था। वह फैमिली से नाराज़ है। ऊपर से मैंने उसे बचपन में नहीं पाला, इसलिए उससे रिश्ता तोड़ना मेरे लिए आसान था। लेकिन तुम चारों को मैंने बड़ा किया है। अब जब बड़े हो गए हो तो मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं साफ बता देती हूँ, यह नामुमकिन है। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि आगे चलकर यही चारों बेटे उन्हें पैसे देंगे और उनका सहारा बनेंगे। कार्तिक के चेहरे पर साफ नाखुशी दिख रही थी। उसने दांत भींच लिए। अर्निया जी ने धमकाते हुए कहा, अगर तुम में से
किसी ने भी माही की तरफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिश्ता तोड़ने की बात कही तो मैं सीधे टेलीविज़न स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे सारे स्कैंडल उजागर कर दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके बेटे अपने करियर की परवाह जरूर करते हैं। पहले ही माही से रिश्ता तोड़ने की वजह से वह अमीर महिलाओं के सर्कल में मजाक बन चुकी थी। अब वह किसी भी हालत में अपने बाकी 4 बेटों को उनसे रिश्ता तोड़ने नहीं देगी। करण ने मुठ्ठियां भींच ली और कार्तिक को जमीन से उठाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर आप नहीं मानना चाहती तो ठीक है, लेकिन आपके इस बर्ताव ने हमारा दिल तोड़ दिया है। आगे से जब तक जरूरी ना हो हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे, हम यहाँ भी नहीं आएंगे। क्या उनकी मॉम को सिर्फ अपनी इज्जत की ही परवाह थी? तो वह भी अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। कार्तिक ने भारी मन से कहा, जब आपके पास आपकी प्यारी गोद ली हुई बेटी नताशा है तो उसी के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारिए। यह कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। व्हील चेयर पर बैठे रणबीर ने भी धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा, मॉम, आगे से मुझसे भी संपर्क मत कीजिए। जब कानून के हिसाब से आपको रिटायरमेंट मनी देनी होगी तो मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। गुड बाय। इतना कहकर वह भी वहां से चला गया। अरनिया जी ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। यह सब हद से ज़्यादा हो गया है। कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। कमरे में सिर्फ आदित्य बचा था। उसने हल्की हंसी हंसी और बोला, मॉम, एक बात सुधार दूँ? आपने यह कहना गलत कहा कि आपने हम चारों को पाला। बचपन से हम ओबरॉय फैमिली के पैसों से पले हैं। नौकरों ने हमें बड़ा किया है। आप एक नाकाम माँ रही है। जब आप बूढ़ी होगी और पेंशन की ज़रूरत होगी तो मैं आपको खर्चा भेज दिया करूँगा। इतना कहकर वह भी तेज कदमों से बाहर निकल गया। नालायक! अरनिया जी गुस्से से चिल्लाई और उन्होंने एक कप उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन आदित्य पहले ही नीचे उतर चुका था। नीचे पहुंचकर आदित्य ने राहत की सांस ली। यह सब उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरनिया जी जैसी जिद्दी और अंधी औरत से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लेना ही सही था। आखिरी बेटे के जाने के बाद पूरा लिविंग रूम सन्नाटे में डूब गया। नताशा ने चुपचाप अरनिया जी की तरफ देखा। अरनिया जी सोफे से टिककर बैठी थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी सांसें तेज चल रही थी। नताशा धीरे धीरे उनके पास आई और नरम आवाज़ में बोली, मॉम, आप ठीक तो हैं? जब अरनिया जी के बेटे उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे तो यह हालात नताशा के लिए किसी मौके से कम नहीं थे। उसने सोचा, अगर वह इस समय समझदारी से काम ले तो हालात को अपने फ़ायदे में बदला जा सकता है। उसने तय कर लिया कि अरनिया जी के सामने चिंता दिखाएगी, उनका ख्याल रखने का दिखावा करेगी। जब अरनिया जी का मूड ठीक होगा तब वह उनसे पैसों की बात छेड़ेगी। आखिर अगर विक्रम जी से उनका डिवोर्स हुआ तो उनके हाथ में मोटी रकम आएगी और उस पैसे से उसका फ़ायदा होना तय था। पैसों के लिए अरनिया जी की परवाह करने का नाटक करना उसके लिए ज़रूरी था, लेकिन अरनिया जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नताशा को घूरते हुए चिड़चिड़े स्वर में कहा, इससे तेरा क्या लेना देना है? अगर मैंने तुझ जैसे मनहूस को जिंदा रखा ही ना होता तो आज मेरा हाल ऐसा नहीं होता। ना मेरा पति मेरे खिलाफ होता, ना बेटे मुझसे मुंह तोड़ते। तू ही सारी परेशानी की जड़ है। अरनिया जी के मन में पछतावा भर गया। उन्होंने सोचा, आखिर क्यों उन्होंने पहले नताशा को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था? क्या वह ओबरॉय फैमिली की बहू बनकर खुश नहीं रह सकती थी? अगर वह वही करती तो आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। अब हालात यहाँ तक आ चुके थे कि विक्रम जी उन्हें डिवोर्स देने पर उतारू थे और उनके अपने बेटे भी उनके साथ खड़े नहीं थे। आखिर में उनके पास सिर्फ नताशा ही बची थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि नताशा
के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स अभी भी थे। कौन जानता था कि वह कब अरनिया जी को छोड़कर अपने असली मॉम बाप के पास चली जाए और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। मास्टर प्रेम भले ही गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन नताशा की बायोलॉजिकल मदर तो अभी थी। उन्होंने सुना था कि उसकी मॉम का भी एक हस्बैंड है। अगर नताशा चली गई तो अरनिया जी फिर से सबके लिए मजाक बन जाएगी। जितना ज़्यादा वह सोचती, उतना ही उनका दिल घबराने लगता। नताशा डर के मारे तुरंत घुटनों पर बैठ गई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह रोते हुए बोली, मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे भाई माही के साइड खड़े होना चाहते हैं, इसलिए मुझे इतना नीचा दिखा रहे हैं। डैड अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां बेटी की कमी उन्हें खलती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ आप ही है। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़िए। उसकी आवाज़ सिसकियों में टूट गई। अरनिया जी ने भौं सिकोड़ ली। तू क्या कहना चाहती है? नताशा ने रोते रोते कहा। ऊपर से डैड भले ही मेरे पेरेंट्स की वजह से नाराज़ लगते हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वह माही को वापस घर लाना चाहते हैं, और जब तक मैं आपके साथ हूँ माही कभी वापस नहीं आएगी। इसी वजह से डैड गुस्से में है। वह चाहते हैं कि मैं खुद ही घर छोड़ दूँ। उसके शब्दों के साथ ही बड़े बड़े आंसू जमीन पर गिर पड़े। क्या सच में विक्रम जी का यही मतलब था? अरनिया जी उलझन में पड़ गई। उन्होंने ध्यान से सोचा और उन्हें लगा कि ऐसा होना पूरी तरह मुमकिन है। यह सोचते ही उनका गुस्सा और भड़क उठा। तुझे मेरे पास रखने का माही से क्या लेना देना? यह लोग बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने लगे हैं। अब तो मैं तुझे अपने पास रखूंगी ही, सिर्फ उन्हें चिढ़ाने के लिए। अब उन्हें समझ आ गया कि विक्रम जी उन्हें शादी के नाम पर धमकी क्यों दे रहे थे। विक्रम जी उन्हें शादी के नाम पर धमकी क्यों दे रहे हैं? असल में वह चाहते थे कि नताशा रास्ते से हट जाए और माही के लिए जगह खाली हो जाए। क्या शानदार प्लान था उनका। अगर वह डिवोर्स से इनकार कर दे और नताशा को भी जाने ना दे तो विक्रम जी की चाल कभी कामयाब नहीं होगी। फिर भी उनके मन में एक डर था। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर विक्रम जी ज़बरदस्ती डिवोर्स लेना ही चाहे तो? नताशा फिर से सिसकने लगी। मॉम, क्यों ना हम माही के पास जाकर उससे माफ़ी मांग ले। शायद वह डैड से हमारे लिए 2 अच्छे शब्द कह दे। हो सकता है डैड का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन यह सुनकर अरनिया जी और भड़क गई। उनके चेहरे पर नफरत साफ झलकने लगी। मैं ओबरॉय फैमिली की मालकिन हूँ। मुझे माही के आगे गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उसे सिर पर नहीं चढ़ाऊंगी। नताशा ने सिर झुका लिया और बेहद बेबस आवाज़ में बोली, तो फिर बेहतर है कि मैं ही चली जाऊं। अगर मैं चली गई तो सब ठीक हो जाएगा। अरनिया जी ने ठंडी आवाज़ में कहा। ऊपर से लगता है कि यह सब तुझ पर निशाना साधकर किया जा रहा है, लेकिन असल में यह सब मुझे झुकाने के लिए है। यह लोग बस यही चाहते हैं कि मैं हार मान लूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरे मायके का कोई हक नहीं रहा, इसलिए मुझे दबा सकते हैं। वह कभी सिर नहीं झुकाएगी। यह कहते हुए वह खड़ी हुई और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नताशा उनके पीछे पीछे जाने लगी। मॉम, अरनिया जी ने सख्ती से कहा, मेरे पीछे मत आना। दरवाज़ा बंद हो गया। कमरे में अकेले बैठी अरनिया जी बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर पहले विक्रम जी ने जो शब्द कहे थे वह बार बार उनके दिमाग में गूंज रहे थे। वह कितने बेरहम हो गए थे। इतने सालों का रिश्ता, इतनी यादें, और वह सब कुछ यूं ही ख़त्म करना चाहते थे। क्या सिर्फ नताशा की वजह से वह उनसे अलग होना चाहते थे? क्या उनके दिल में उनकी जगह इतनी कमज़ोर थी कि नताशा को बर्दाश्त नहीं कर सके? उनके चारों बेटे एक दूसरे से बढ़कर कठोर निकले।
उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आगे चलकर वह उन्हें पेंशन दे देंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उनसे संपर्क ना करें। क्या सच में उन्होंने अपनी मॉम मानना छोड़ दिया था? फिर उन्हें नताशा की कही बातें याद आई। शायद विक्रम उनकी बेटी माही की वजह से ही उन्हें इतना परेशान कर रहे थे। शायद माही ही इस सब की जड़ थी। अगर उन्होंने कभी उस बेटी को जन्म ही नहीं दिया होता तो आज वह चैन से जिंदगी जी रही होती। अब वह अब भी आर्य फैमिली की सबसे लाडली बेटी होती, ओबरॉय फैमिली की सबसे इज्जतदार बहू होती और विक्रम जी के साथ प्यार से रह रही होती। माही उनके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। माही ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। कोऑपरेट। इस समय विक्रम जी ने अपने ससुराल फोन किया और अरनिया जी से डिवोर्स लेने की वजह पूरी तरह साफ साफ समझाई। उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि वह अरनिया जी को अब कोई दूसरा मौका नहीं देंगे। उनकी आवाज़ में थकान थी लेकिन फैसला पक्का था। मोबाइल के दूसरी तरफ मयंक जी ने गहरी सांस ली। जब तुमने इतना सोच समझकर फैसला कर लिया है तो मैं इसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आगे चलकर मेरे नातिनों को भी किसी तरह की मदद चाहिए हो तो उन्हें मेरे पास भेज देना। मयंक जी के मन में भी कहीं ना कहीं यही था कि उनकी बेटी अरनिया जी ने हद से ज़्यादा कर दिया था। यहाँ तक कि आर्य फैमिली ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया था। तो फिर विक्रम जी, जो उसका पति था और जिसने इतनी तकलीफें झेली थी, वह कैसे और बर्दाश्त करता? अगर अरनिया जी इस बात पर सोचती और अपनी गलतियों को समझती तो शायद भविष्य में उसकी ज़िंदगी में कोई मोड़ आ सकता था। लेकिन अगर वह जिद पर अड़ी रही और उसी रास्ते पर चलती रही तो फिर उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। विक्रम जी ने शांति से कहा, थैंक यू पापा जी। अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आगे भी हम एक तरह से फैमिली ही रहेंगे। ठीक है, मयंक जी ने कहा। डिवोर्स की प्रोसीजर कब शुरू करोगे? विक्रम जी ने जवाब दिया, कल मैं उनसे एग्रीमेंट पर साइन करवा लूँगा। उसके बाद 1-2 दिन में पूरी प्रोसीजर हो जाएगी। दोनों ने थोड़ी देर और बात की, फिर कॉल कट हो गई। उसी समय आर्य फैमिली के घर में लगभग लंच का वक्त हो चुका था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। मयंक जी ने सबको यह बात बता दी। उनकी पत्नी शीला जी ने सिर हिलाया और बोली, विक्रम को जो सही लगा वही किया। हम अरनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस इतना काफ़ी है कि दोनों अच्छे तरीके से अलग हो जाए। राघव जी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर सच में डिवोर्स हो गया तो अरनिया जी ज़रूर आप दोनों के पास आएगी रिश्ता सुधारने के लिए। आपको पहले से सोच कर रखना होगा। उसके मन में साफ था कि अगर अरनिया जी आई भी तो वह उन्हें अपनी बहन नहीं मानेगा। अगर माही की वजह से सच्चाई सामने ना आई होती तो उसका अपना बेटा मर चुका होता। टीना जी का चेहरा भी कुछ खास ठीक नहीं था। अपने बड़े बेटे और बहू के भाव देखकर मयंक जी ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, जब एक बार रिश्ता तोड़ दिया है तो हम उसे दोबारा नहीं जोड़ेंगे। चिंता मत करो, हम दोनों अभी इतने बूढ़े और कमज़ोर नहीं हुए हैं कि बहक जाए। हाँ, शीला जी ने भी हामी भरी। नाना जी ने होठ दबा लिए और कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि उनके बड़े जेठ और भाभी और सास ससुर उनकी बात सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह खटक रहा था कि आर्य फैमिली कुछ ज़्यादा ही बेरहम हो गई है। अरनिया जी ने गलतियाँ की थी, लेकिन क्या इतनी बड़ी सज़ा देना ज़रूरी था? कमलेश जी हल्का सा मुस्कुराए। मैं तो बड़े भाई की बात मानूंगा। आखिर राघव ही आर्य कॉरपोरेशन का सीईओ था, वह खुद सिर्फ एक एम्प्लॉय था। अगर बड़े भाई को नाराज़ किया तो उसकी पोजीशन भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद परिवार चुपचाप खाना खाने लगा।
दूसरी तरफ अरनिया जी अपने कमरे में बेड पर बैठी बहुत देर तक रोती रही। उनकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। रोते रोते उन्हें अचानक अपनी माँ की याद आ गई। जब उनकी शादी ओबरॉय फैमिली में हुई थी तब उनकी माँ ने ही समझाया था कि अगर कभी ससुराल में उन्हें परेशान किया जाए तो तुरंत मायकों को बता देना। आदतन उन्होंने शीला जी को कॉल लगा दिया। कुछ समय पहले तक उनकी माँ ने उनका नंबर ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इस बार कॉल लग गई। अरनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, विक्रम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ शीला जी चुप रही। अरनिया जी बोलती चली गई। माँ, आपको पता भी नहीं है कि विक्रम जी ने कितनी कड़वी बातें कही। मेरे बेटे भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे चलकर सिर्फ खर्चा देंगे, उसके अलावा मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। माँ, आप सुन रही हैं ना? उनकी आवाज़ में सिसकियाँ थी। वह खुद को बेहद बेबस दिखाने की कोशिश कर रही थी। अगर पहले होता तो शीला जी अब तक उन्हें ढांढस बंधा चुकी होती, लेकिन अब पूरी सच्चाई जानने के बाद जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी अब भी शिकायत कर रही है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये सब तुझे मिलना ही था, शीला जी ने सख्त आवाज़ में कहा। तुझे अच्छी तरह पता था कि नताशा तेरे दुश्मन की बेटी है, फिर भी तूने उसे पालने का फैसला किया। सच कहूँ तो तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। तुझे जरा भी समझ नहीं है। अगर तू इतनी ही गड़बड़ हो गई है तो सीधा हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा। अरनिया जी रोना भूल गई। वह हैरानी और तकलीफ़ से बोली, माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? वह मदद मांगने आई थी, दांत सुनने नहीं। शीला जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं क्या कह रही हूँ? मैं यही कह रही हूँ कि तेरा दिमाग ठीक नहीं है। तू पूरी की पूरी बेवकूफ़ बन गई है। आखिर नताशा ने तुझे कौन सी जादू की दवा पिला दी है? तू 40 की उम्र पार कर चुकी है, फिर भी एक छोटी सी लड़की के इशारों पर नाच रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर भी तूने खुद ही बवाल खड़ा कर लिया। वह सच में गुस्से से कांप रही थी। अरनिया जी ने आंखें बंद कर ली और रोते हुए कहा, माँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपने मुझे समझाने के बजाय डांटना शुरू कर दिया। नताशा को अपने पास रखना मेरे लिए फ़ायदेमंद है। यह आप क्यों नहीं समझती? विक्रम जी मेरा साथ नहीं दे रहे, क्या आप भी मेरा साथ नहीं देंगी? क्या उनकी माँ ने भी उन्हें प्यार करना छोड़ दिया था? फिर सब लोग माही के पक्ष में क्यों खड़े हो रहे थे? जब शीला जी ने देखा कि अरनिया जी अब भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका मन किया फ़ोन ज़मीन पर पटक दे। उन्होंने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हारा साथ दूँ? अगर मैं तुम्हारा साथ दूँ तो समझो मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। तुम नताशा के साथ ही आराम से रहो। आगे से मुझे कॉल मत करना, और हाँ, जल्दी से जल्दी डिवोर्स कर लो। विक्रम जी की ज़िंदगी और मत खराब करो। इतना कहकर शीला जी ने बिना कुछ और सुने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही उन्होंने मोबाइल पास बैठे आयान की तरफ बढ़ाया और बोली, आयान, अपनी बुआ का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दो। असल में उन्हें पहले ही अंदाज़ा था कि अरनिया जी कॉल करेगी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कुछ समय के लिए नंबर अनब्लॉक करवाया था। लेकिन अब बात ख़त्म हो चुकी थी। इस तरह की बेटी से रिश्ता रखकर वह अपनी ज़िंदगी के 50 साल कम नहीं करना चाहती थी। आर्यन ने बिना कोई सवाल किए फ़ोन लिया और अरनिया जी का नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया। दूसरी तरफ अरनिया जी ने फ़ोन पर बार बार आ रही बीप साउंड सुनी और समझ गई कि उनकी माँ ने उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया है। उनका गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। क्यों? आखिर क्यों? अरनिया जी चिल्ला उठी।
क्या इस दुनिया में कोई भी मेरे बारे में सोचने वाला नहीं है? क्या कोई भी मेरे साथ देने वाला नहीं है? यहाँ तक कि उनकी माँ भी उन्हें समझाने को तैयार नहीं थी। उस पल अरनिया जी पूरी तरह टूटने के कगार पर थी। वह बेड पर बैठकर देर तक फूट फूट कर रोती रही। रोते रोते जब शरीर थक गया तो वही बेड पर लेटकर उन्हें नींद आ गई। रात हो चुकी थी। नताशा हाथ में सूप का एक बाउल लेकर आई और कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। क्योंकि नताशा सूप लेकर आई थी इसलिए अरनिया जी ने उसे अंदर आने दिया। सूप पीने के बाद अरनिया जी ने ठंडी आवाज़ में पूछा, ये सूप तुमने खुद बनाया है? हाँ मॉम, नताशा ने चिंता से भरे चेहरे के साथ कहा। आपने लंच भी नहीं किया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। अरनिया जी ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मैं अभी मरी नहीं हूँ, इतनी चिंता मत करो। और एक बात अच्छे से समझ लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने चुपके से अपनी बायोलॉजिकल माँ से कांटेक्ट किया तो उसी वक्त मेरे घर से निकल जाओगी, समझी? अब जब नताशा उनके पास रह रही थी तो अरनिया जी चाहती थी कि उससे पूरा फायदा उठाया जाए। नताशा ने तुरंत सच्चाई से भरे लहजे में कहा, मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ही मेरी इकलौती माँ हैं। मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होती तो आज मैं कुछ भी नहीं होती। यह बात सुनने में अच्छी थी। अरनिया जी ने नाक सिकुड़ी और कहा, अब निकलो यहाँ से और दरवाज़ा ठीक से बंद करना। इतना कहकर वह फिर से बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। ठीक है मॉम, आप आराम कीजिए। नताशा ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी बनकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, नताशा के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखों में ठंडापन उतर आया। वह धीमी आवाज़ में बुदबुदाई, बुढ़िया कहीं की, बस ऑर्डर देना आता है। सोचती है मुझे कंट्रोल कर लेगी। इंतज़ार कर, जब तेरे पैसे हाथ में आ जाएंगे तब तू पूरी तरह बेकार हो जाएगी। उधर अरनिया जी अब भी अपने दुख में डूबी हुई थी। वह बेड पर लेटी सोचती रही, क्या वह सच में विक्रम जी से डिवोर्स ले ले? इतने सालों का रिश्ता, एक दूसरे का साथ और 5 बच्चे। हर जगह वह ओबरॉय फैमिली की बहू के नाम से जानी जाती थी। हर कोई उनकी इज्जत करता था। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं झेली थी। अगर डिवोर्स हो गया तो वह ओबरॉय फैमिली जैसे पेड़ की छाया खो देगी और उनकी ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सच कहे तो अरनिया जी के दिल में बहुत गुस्सा और बेबसी थी। उन्हें यह डर भी सता रहा था कि कहीं विक्रम जी किसी और जवान और खूबसूरत औरत से शादी ना कर ले और उन्हें पूरी तरह भूल ना जाए। उनके 4 बेटे थे, सब अपने अपने करियर में कामयाब। लेकिन डिवोर्स के बाद उन पर उनका कंट्रोल और भी कम हो जाएगा। क्या वह सच में नताशा की वजह से अपने पति और बेटों को छोड़ दे? यह सोचते ही अरनिया जी को लगा कि उनका सौदा बहुत घाटे का है। अगर वह विक्रम जी की बात मान ले तो, अगर वह नताशा को घर से निकाल दे तो वह ओबरॉय फैमिली की मैडम बनकर वह किसी भी सीधी सादी लड़की को स्पॉन्सर कर सकती थी जो उनकी सेवा करे। ऐसी लड़कियां की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया तो उनके पास सिर्फ ढेर सारा पैसा होगा और कुछ नहीं। आधे घंटे तक सोचने के बाद अरनिया जी ने समझौता करने का फैसला किया। वह अब भी ओबरॉय फैमिली में लौटना चाहते थे। उन्होंने मन में मन तय किया कि क्या कहना है और विक्रम जी को कॉल किया। उस वक्त विक्रम जी अभी भी ऑफिस में थे। जब उन्होंने स्क्रीन पर अरनिया जी का नाम देखा तो तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो, सोच लिया? उन्होंने सीधा सवाल किया। विक्रम जी को खुद भी हैरानी हो रही थी। क्या अरनिया जी ने एक ही दोपहर में फैसला कर लिया? अरनिया जी ने जल्दी जल्दी कहा, हस्बैंड,
मैं आपकी बात मानूंगी। मैं आज ही नताशा को घर से निकाल दूंगी। हम फिर से फैमिली की तरह रह सकते हैं ना? मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मैं अभी आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दीजिए, नहीं तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहते कहते वह सिसकने लगी, जिससे उनकी आवाज़ और भी बेबस लगने लगी। विक्रम जी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गए। उन्हें लगा था कि अरनिया जी शायद डिवोर्स की बात करने के लिए कॉल कर रही है, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन विक्रम जी पहले ही फैसला कर चुके थे कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, अरनिया जी, मैंने जो फैसला किया है वह वापस नहीं होगा। आप अच्छे से सोच लीजिए। हमारा डिवोर्स तय है। अब बस यह देखना है कि आप इसमें कोऑपरेट करती है या नहीं। जुबान। विक्रम जी कुछ पल चुप रहे, फिर ठंडी और सख्त आवाज़ में बोले, बेहतर यही होगा कि तुम कोऑपरेट करो। अगर नहीं करोगी तो मेरे पास और भी तरीके हैं जिनसे मैं तुम्हें मजबूर कर सकता हूँ। अरनिया जी सन्न रह गई। उन्होंने इतनी हद तक झुककर बात की थी, फिर भी सामने से सीधा इनकार मिला। उनके दिल में करवाहट की एक तेज लहर उठी। वह बेकाबू होकर बोल पड़ी, तुम सब माही के ही साइड हो। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित उसके सामने करना चाहते हो। तुम सब रीढ़हीन हो। माही को तो मर जाना चाहिए था। अगर वह बाहर ही मर गई होती तो कितना अच्छा होता। वह वापस क्यों आई हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? विक्रम जी की आंखों में निराशा और गहरी हो गई। उनका लहजा और ठंडा हो गया। चुप रहो। हमारे रिश्ते का माही से क्या लेना देना है? मैं तुमसे इसलिए डिवोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। नामुमकिन। अरनिया जी ने तुरंत पलटकर कहा, तुम लोग बस माही के पक्ष में हो। विक्रम जी बोले, मान लिया हम माही के पक्ष में हैं तो क्या हुआ? वह ओबरॉय फैमिली की बेटी है। नताशा से तो 1000 गुना बेहतर है। वह तुम्हारी अपनी बेटी है और तुम उसके लिए ऐसे जहरीले शब्द बोल रही हो, उसे बदुआ दे रही हो। अब हमारे लिए साथ रहना नामुमकिन है। अरनिया जी ने हठ के साथ कहा, वह मनहूस है, मेरी दुश्मन है। अगर वह वापस न आती तो हमारा घर पहले जैसा खुशहाल रहता। क्या उसे नफरत करना गलत है? मैं बस अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहती हूँ। उस वक्त जब वह ओबरॉय फैमिली की मैडम थी, बेफिक्र थी, इज्जत से रहती थी और उनके चारों बेटे उनके आज्ञाकारी थे। तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस फैमिली को तोड़ने वाली माही नहीं बल्कि नताशा है। विक्रम जी गुस्से में बोले, अगर वह साजिश करके हमारे घर ना आती तो भाइयों का रिश्ता मजाक ना बनता। अगर उसने रणबीर की किस्मत ना छीनी होती तो वह आज व्हील चेयर पर ना बैठा होता। सारे गलत काम नताशा ने किए और तुम सारा इल्ज़ाम माही पर डाल रही हो। विक्रम जी के सवालों से अरनिया जी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने भौवें सिकुड़ ली। फिर वह बोली, मैं किसी भी हालत में डिवोर्स नहीं लूँगी। मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूँगी। विक्रम जी ने ठंडी हंसी हंसी। अरनिया जी, मैं एक बार फिर साफ कह देता हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, हमारा डिवोर्स होगा। अगर तुमने सहमति नहीं दी तो मैं मीडिया में अपने दोस्तों को सब कुछ बता दूंगा। उस वक्त तुम्हारे लिए अपनी गलतियां छुपाना आसान नहीं होगा। खुद सोच लो। क्या? अरनिया जी गुस्से से कांप उठी। उनका चेहरा बदसूरत हो गया। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या मेरी इज्जत पूरी तरह मिटा देना चाहते हो? साफ समझ लो। विक्रम जी ने बेरुखी से कहा,
तुम्हारी इज्जत मैंने नहीं बिगाड़ी। मैं अब तक तुम्हें बचाता आया हूँ, बस अब और नहीं बचाना चाहता। जो गलतियाँ तुमने की है, क्या वे सच नहीं है? अरनिया जी ने दांत भींचते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया। क्या हमारे बीच सच में कुछ भी नहीं बचा? वह अब भी उम्मीद कर रही थी कि सब पहले जैसा हो जाएगा। आखिर हर कपल लड़ता है तो उनका झगड़ा इतना बड़ा क्यों बन गया? उनके पति ने बहस करने की जगह सीधा डिवोर्स क्यों मांग लिया? हाँ, विक्रम जी ने शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा, डिवोर्स ही सबसे अच्छा नतीजा है। अगर वह ज़बरदस्ती साथ भी रहते तो आगे चलकर उनके बेटे और ज़्यादा तकलीफ में रहते। अपने बच्चों के लिए भी यह रिश्ता ख़त्म करना ज़रूरी था। अरनिया जी गुस्से में बेड के सिरहाने पर हाथ मारते हुए चिल्लाई, विक्रम, तुम हरामी हो। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। वह कमरे में वही बैठी रही, हिली तक नहीं। उनके दिमाग में अपने पति के साथ बिताए हुए साल घूमते रहे। विक्रम जी का रवैया बेहद सख्त था। साफ था कि उन्होंने मन बना लिया है। भले ही वह डिवोर्स नहीं चाहती थी, लेकिन विक्रम जी के पास उन्हें झुकाने के और भी तरीके थे। ऊपर से उन्होंने इतने गलत काम किए थे। उनके भतीजे की जान जाते जाते बची थी। माही को जहर तक दिया गया था। उस रात अरनिया जी पूरी रात बेड पर बैठी रही। एक पल के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने फिर से विक्रम जी को कॉल किया। कॉल उठते ही उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन डिवोर्स एग्रीमेंट मैं पहले देखूंगी और मुझे ज़्यादा मुआवजा चाहिए। वही पैसा अब उनके भविष्य का सहारा था। विक्रम जी बोले, अच्छा है कि तुम समझ गई। फिर कंपनी के पास मिलते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। वह दोबारा अरनिया जी के अपार्टमेंट नहीं जाने चाहते थे, ना ही वह नताशा को देखना चाहते थे। सुबह 9 बजे दोनों कंपनी के पास एक कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। वह कॉन्फ्रेंस रूम ओबरॉय कॉरपोरेशन का था, इसलिए किसी को भी गलत तस्वीरें खींचने या अफवाहें फैलाने का मौका नहीं मिलने वाला था। विक्रम जी पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे। उनके सामने टेबल पर 2 एग्रीमेंट रखे हुए थे। जब अरनिया जी वहां पहुंची तो उन्होंने बहुत ध्यान से एग्रीमेंट पढ़ा। उसमें एसेट्स का डिवीज़न वाकई काफ़ी अजीब था। उसमें एसेट का डिवीज़न वाकई काफ़ी ज़्यादा था। इतना कि अगर वह चाहे तो पूरी ज़िंदगी आराम से खर्च कर सकती थी। बस शर्त यही था कि वह उस पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट में ना डाले। अगर वह ऐसा करती रही तो ज़िंदगी भर उन्हें खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं होती। विक्रम जी ने बिना किसी भावने के कहा, अगर तुम कोई आपत्ति नहीं है तो साइन कर दो। अरनिया जी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो? विक्रम जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शांति से उनकी तरफ देखते रहे। उसी खामोशी में अरनिया जी ने पेन उठाया और एग्रीमेंट पर अपना नाम लिख दिया। उसके बाद विक्रम जी ने भी साइन कर दिए। दोनों ने एग्रीमेंट एक्सचेंज किए और उसी पल सब कुछ पूरा हो गया। विक्रम जी ने जो चाहा था वह हासिल कर लिया। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, एक्स हस्बैंड होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो एसेट्स है ये सिर्फ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के खर्चे के लिए काफ़ी है। ये पैसा किसी को मत देना, खास कर नताशा को। वह बाहर से जितनी सीधी दिखती है अंदर से उतनी नहीं है। सावधान रहना, अगर यह पैसा चला गया तो आगे तुम्हें ही तकलीफ होगी। इतने साल की शादी के बाद भी
कहीं ना कहीं उनके दिल में थोड़ी भावना बाकी थी। साथ ही वह नहीं चाहते थे कि उनके चारों बेटों की माँ आगे चलकर एक बोझ बन जाए। अरनिया जी ने तंज कसते हुए कहा, अब जब डाइवोर्स हो ही चुका है तो यह दिखावती हमदर्दी किस काम की? अगर सच में फिक्र होती तो मुझसे अलग ही क्यों होते तुम? विक्रम जी ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए कहा और ठंडी नज़र से उन्हें देखा। अब जो होगा तुम खुद संभालो, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। मीटिंग रूम में अरनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी आंखें सूज गई थी। आधे घंटे से ज़्यादा रोने के बाद उन्होंने सनग्लास लगाया और चुपचाप बाहर निकल गई। दोपहर में ओबरॉय कॉरपोरेशन ने आधिकारिक तौर पर विक्रम जी के डिवोर्स की घोषणा कर दी। बाहर वालों को यह खबर सुनकर झटका लगा। सबको लगा था कि इतने बच्चों के बाद उनके रिश्ते काफ़ी गहरे होंगे, लेकिन इतनी आसानी से डाइवोर्स हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। खबर बहुत अचानक आई थी। माही को भी यह न्यूज़ मिली। वह ऑफिस में बैठी धीरे धीरे अपनी कॉफ़ी पी रही थी। उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। उन्हें दूसरों की पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ निकिता अरोरा अपने डैड यानी महेश जी के साथ सोफे पर बैठी टेलीविज़न देख रही थी। माहौल काफ़ी सुकून भरा था। महेश जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, निकिता, इन दिनों काम पर नहीं जा रही हो? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद निकिता लगातार उनके साथ घर पर ही रह रही थी। माही एक बार फॉलो अप के लिए आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर समय पर मेडिसिन ली जाए और ठीक से आराम किया जाए तो आगे सब ठीक रहेगा। निकिता मुस्कुराई और बोली, हाँ पापा, वैसे भी मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पब्लिक फिगर बनना कभी पसंद नहीं था। मुझे बैकग्राउंड में काम करना अच्छा लगता है। मैंने यह बात माही दी को बता दी थी। उन्होंने कहा कि अभी घर पर पढ़ाई कर लो। महेश ने कहा, जब सही पोजीशन होगी तो बुला लेगी। अच्छा है, संतोष ने सिर हिलाया। उनके लिए उनकी बेटी हर मामले में काबिल थी। उन्हें कभी उसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। निकिता ने सेब छीलते हुए कहा, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास काफ़ी सेविंग्स है। 3 साल आराम से हम दोनों खा पी सकते हैं। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, महेश जी ने गर्व से कहा और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। जिंदगी में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन ऐसी बेटी मिलना भी उनकी किस्मत थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि आगे सब बेहतर होगा। कुछ देर बाद निकिता का फ़ोन बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी और मुस्कुरा कर बोली, पापा एक कलीग का कॉल है, मैं कमरे में जाकर बात कर लेती हूँ। कमरे में पहुँचते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। फ़ोन के दूसरी तरफ उनकी बायोलॉजिकल माँ अनीता जी थी। अनीता जी ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हारा वह मरा सा बाप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया? घर में मर तो नहीं जाएगा? अपना मुंह बंद रखो, निकिता गुस्से में बोली। क्यों कॉल किया है? कोई काम नहीं है तो फ़ोन मत किया करो। अरे अरे, जुबान भी तेज हो गई है, अनीता जी हंसते हुए बोली। कोई शक नहीं कि माही तुम्हें पसंद करती है। तुम दोनों एक जैसी हो। अगर उसके पास पैसा होता तो वह कभी इस बेटी को फ़ोन नहीं करती। निकिता ने झुंझला कर कहा, सीधे बोलो क्या चाहिए? अनीता जी ने धीमे से कहा, और क्या चाहिए होगा, तुम खुद समझ सकती हो। अपराध। निकिता ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अगर तुम खुद नहीं बताती तो मैं सच में अंदाज़ा भी नहीं लगा पाती। तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। अगर अभी नहीं बोली तो मैं कॉल कट दूंगी और तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अनीता जी ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैं सीधे तुम्हारे पिता के घर चली जाऊंगी और उन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। देखती हूँ फिर वह कैसे रिकवर करते हैं।
निकिता की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिता महेश जी थे। यही वजह था कि अनीता जी बार बार उसे मजबूर करके झुकाने की कोशिश करती रहती थी। यह सुनते ही निकिता का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बताओ इस बार कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, अनीता जी ने बिना झिझक के साफ शब्दों में कहा। यह सुनते ही निकिता हंस पड़ी। उसकी हंसी में तंज साफ झलक रहा था। तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही समझ बैठी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे स्टूडियो से निकाल दिया गया था? मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अनीता जी ने धमकाते हुए कहा। चाहे उधार लो या कुछ भी करो, लेकिन पैसे तुम्हें देने ही होंगे। अभी कुछ समय पहले अनीता जी के हाथ में थोड़े पैसे आए थे, लेकिन उसका पूरा परिवार उस रकम को बांट चुका था। अब उसके पास निकिता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। निकिता ने बेपरवाही से कहा, पैसे चाहिए तो आमने सामने बात करेंगे। कल दोपहर 3 बजे कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना यह पैसे मैं सेव कर लूँगी। तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही हो? अनीता जी ने शक से पूछा। कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही? निकिता चीखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी? ऐसा कौन सा क्राइम किया है तुमने? निकिता की बात सुनकर अनीता जी सच में थोड़ी ढीली पड़ गई। अगर पुलिस का चक्कर होता तो निकिता की हालत भी अच्छी नहीं रहती, तो ऐसे में वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनीता जी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगी। बैंक कार्ड पहले से तैयार रखना। मैं आकर सीधे कार्ड लूंगी, समझी? निकिता की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कॉल कटते ही अनीता जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वह टैक्सी लेकर सीधे हॉल चली गई। बिना काम किए जब भी पैसा मिल जाए, ऐसी जिंदगी उसे बहुत मज़ेदार लगती थी। बस एक बात उसे थोड़ा परेशान कर रही थी कि उसके प्रेमी मास्टर प्रेम ने काफ़ी देर से उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। दिल में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन गेम में डूबते ही वह सब भूल गई। अगले दिन दोपहर को कॉफ़ी शॉप में निकिता पूरी तरह खुद को ढक कर बैठी थी। उसके सामने अनीता जी बैठी थी। उसे देखते ही अनीता जी ने ताना मारा, तुम तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी हो, फिर भी ऐसे खुद को ढक कर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देखने वाला है? वह अपनी इस बेटी को कभी समझ ही नहीं पाई थी। एक अच्छी खासी सेलिब्रिटी लाइफ छोड़कर उसने खुद ही सब खराब कर लिया था। नितिका ने बिना कोई झिझक के सीधे सवाल दाग दिए, जब तुम्हें पता है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे बायोलॉजिकल पिता एक बूढ़े आदमी हैं, है ना? फिर तुम ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर बैठी और मुझ जैसी और नताशा जैसी बेटियां पैदा कर दी? अनीता जी एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत बोली, क्या बकवास कर रही हो? वह फोटो सब झूठी है। इंटरनेट पर सब नकली चीज़ें चलती है। तुम्हारे पिता बहुत हैंडसम है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम और नताशा इतनी सुंदर कैसे होती? उसने इंटरनेट पर घूम रही मास्टर प्रेम की तस्वीरें देखी थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सब बदनाम करने के लिए बनाई गई है। उसके दिल में मास्टर प्रेम एक आकर्षक, स्मार्ट और रॉयल इंसान था, जो हर तरह से महेश जी से कहीं बेहतर था। निकिता ने चुपचाप फ़ोन निकाला और ऑनलाइन मौजूद तस्वीरें टेबल पर रख दी। फिर धीरे से बोली, वह सच में बूढ़ा है और गंजा भी। तुमने उसे गलत समझा है। ये सब झूठ है, अनीता जी ने झुंझला कर कहा। मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ। मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। अगर दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान था तो वह उसके लिए मास्टर प्रेम ही था। निकिता ने बिना कुछ कहे एक वीडियो खोला। यह वीडियो माही ने उसी सुबह उसे भेजा था। वीडियो में मास्टर प्रेम अपना जुर्म कबूल कर रहा था और पछता रहा था। निकिता ने फ़ोन आगे बढ़ा दिया।
अनीता जी ने भौंवे सिकुड़ते हुए फ़ोन लिया और वीडियो चलाया। स्क्रीन पर एक गंजा बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, जो मुश्किल से आंखें खोलकर कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी और मुंह खोलते ही पीले काले दांत साफ दिख रहे थे। उस पल अनीता जी का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा। वीडियो के बैकग्राउंड को देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी प्रिजन यानी कि पिंजरा के अंदर सूत दिया गया था। तभी वीडियो में एक सख्त आवाज़ गूंजी, मास्टर प्रेम, तुम और अनीता जी के बीच हुए अपराध के बारे में साफ साफ बताओ। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गंजे बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। वह बहुत सुंदर थी। पहली बार जब मैंने उसे खाते हुए देखा तो मैं खुद ही आगे बढ़कर उसका बिल देने लगा। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ी और हम काफ़ी करीब आ गए। बाद में मैंने उससे कहा कि वह महेश से शादी कर ले। मैंने उसे जहर दिया और कहा कि वह जहर महेश को खिला दे। उसके बाद महेश की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। अनीता जी बिना पलक झपकाए वीडियो को देखती रही। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। यह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? वह किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी कि यह मास्टर प्रेम हो सकता है, लेकिन उसकी बोलने की शैली, आवाज़ का उतार चढ़ाव और चेहरे के हल्के हल्के हाव भाव सब कुछ मास्टर प्रेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। यह आदमी मास्टर प्रेम नहीं हो सकता। मास्टर प्रेम इतना बूढ़ा कैसे हो सकता है? कोई इंसान अचानक इतने सालों में इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है? यह नामुमकिन था। अनीता जी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने झटके से फ़ोन निकिता की तरफ बढ़ाया और ठंडी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हें लगता है कि किसी बूढ़े आदमी को खड़ा करके एक्टिंग करवा दोगी तो मैं मान लूँगी? तुम खुद एक्टर रह चुकी हो, किरदार गढ़ना तुम्हें अच्छी तरह आता है। मुझे और बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम्हारे पिता 30-35 साल के लगते हैं, हैंडसम हैं, खुले स्वभाव के हैं। मान भी ले कि वह बूढ़े हो गए हो, तब भी इस हद तक बूढ़े होना नामुमकिन है। वह इतने सालों से मास्टर प्रेम पर भरोसा करती आई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसके साथ जुड़वा बच्चे को जन्म ही क्यों देती? निकिता ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे तुम्हारी कम जानकारी पर हंसना चाहिए या तुम्हारी बेवकूफ़ी पर? इतने साल हो गए, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह मेटाफिजिक्स में माहिर है? जब वह इसमें माहिर है तो क्या उसके लिए मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल करके खुद को जवान दिखाना कोई बड़ी बात है? असल में मास्टर प्रेम ने अनीता जी जैसे लोगों का, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बड़ी आसानी से धोखा दिया था। नामुमकिन। अनीता जी तुरंत घबरा गई, लेकिन ऊपर से खुद को शांत दिखाने लगी। तुम झूठ बोल रही हो। उसने खुद मुझसे कहा था कि वह फैमिली बैकग्राउंड की वजह से एसोसिएशन का हेड बना है। उसे मेटाफिजिक्स नहीं आती। और वैसे भी ऐसी कौन सी जादू टोना होती है जिससे इंसान जवान दिखने लगते हैं? उसके लिए यह आदमी किसी भी हालत में मास्टर प्रेम नहीं हो सकता था। निकिता पहले से जानती थी कि उसकी माँ इतनी आसानी से सच्चाई स्वीकार नहीं करेगी। उसने बैग से कुछ कागज़ निकाले और टेबल पर रख दिए। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी। यह पितृत्व जांच रिपोर्ट है जो मैंने खास तौर पर मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस में करवाई है। यह उसी बूढ़े आदमी के साथ की गई है जो वीडियो में दिख रहा है। खुद देख लो। अनीता जी ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली और आखिरी नतीजा देखा। खून का रिश्ता था। तुम झूठ बोल रही हो। अनीता जी चीख पड़ी। कुछ गड़बड़ हुई है। मैं यह नहीं मानती। वह गुस्से से खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज तुम मुझे यहाँ इसलिए बुलाकर लाई हो ताकि मेरे दिल में तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता के लिए जो प्यार है उसे ख़त्म कर दो और मुझे हम महेश के पास वापस भेज सको। सुन लो, मैं ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता से प्यार करूँगी। महेश से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके दिल में सिर्फ मास्टर प्रेम था, कोई और नहीं। निकिता ने हल्की हंसी के साथ कहा,
तुम ज़्यादा सोच रही हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि तुम मेरे पिता से दोबारा शादी करो। वह बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता की जुदाई के बाद अपने पिता के साथ सुकून की ज़िंदगी जी पा रही थी। वह अनीता जी को फिर से बीच में आने क्यों देती? थोड़ा रुक कर निकिता ने शांत आवाज़ में कहा, अगर तुम नहीं मानती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सच कहूँ तो तुम वाकई बहुत दयनीय हो। एक बूढ़े आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, बहलाया और तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह बात जानबूझकर कही गई थी ताकि अनीता जी भड़क जाए। और सच में अनीता जी का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, जब तुम कह रही हो कि गिरफ्तार किया गया आदमी ही तुम्हारा पिता है तो मुझे उससे मिलवाओ। मैं वहीं पर उसका असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दूंगी। इतने सालों की नज़दीकी के बाद वह खुद को मास्टर प्रेम को सबसे बेहतर जानने वाली समझती थी। अगर नितिका ने कोई नकली आदमी खड़ा किया होगा तो वह तुरंत पकड़ लेगी। निकिता मुस्कुरा दी। उसकी माँ फंस चुकी थी। अगर वह अभी सच्चाई नहीं मानना चाहती थी तो उसकी बनाई हुई दुनिया को तोड़ना ही पड़ेगा। उसने पहले ही माही से अपॉइंटमेंट ले रखा था। अगर अनीता जी नहीं मानती तो उसे प्रिजन दिखाया जाएगा। वैसे भी मास्टर प्रेम अपने ज़्यादातर अपराध कबूल कर चुका था। 10 मिनट बाद दोनों मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट पहुंच चुकी थी। मोहित खुद उन्हें लेने आया और उन्हें अंदर प्रिजन तक ले गया जहां मास्टर प्रेम को रखा गया था। रास्ते भर अनीता जी और ज़्यादा बेचैन होती जा रही थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। अगर वह आदमी सच में मास्टर प्रेम हुआ तो क्या उसकी पूरी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह जाएगी? जैसे ही वे मेटा फिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के प्रिजन के अंदर पहुंचे, अंदर से लोगों के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी। अनीता जी का दिल बैठ सा गया। क्या सच में निकिता उससे झूठ नहीं बोल रही थी? क्या वह बूढ़ा आदमी सच में मास्टर प्रेम था? कुछ देर बाद मोहित उन्हें एक मीटिंग रूम में ले गया। कमरे में बस एक टेबल और कुछ स्टूल रखे थे। अनीता जी बेचैनी से वहां बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका दिल अब जवाब का इंतजार कर रहा था। अपराध, निकिता ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, अगर तुम खुद नहीं बताती तो मैं सच में अंदाज़ा भी नहीं लगा पाती। तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ। अगर अभी नहीं बोली तो मैं कॉल कट दूंगी और तुम्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अनीता जी ने गुस्से में कहा। अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैं सीधे तुम्हारे पिता के घर चली जाऊंगी और उन्हें चैन से बैठने नहीं दूंगी। देखती हूँ फिर वह कैसे रिकवर करते हैं। निकिता की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पिता महेश जी थे। यही वजह था कि अनीता जी बार बार उसे मजबूर करके झुकाने की कोशिश करती रहती थी। यह सुनते ही निकिता का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बताओ इस बार कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, अनीता जी ने बिना झिझक के साफ शब्दों में कहा। यह सुनते ही निकिता हंस पड़ी। उसकी हंसी में तंज साफ झलक रहा था। तुम मुझे बहुत ज़्यादा ही समझ बैठी हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे स्टूडियो से निकाल दिया गया था? मेरे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, अनीता जी ने धमकाते हुए कहा। चाहे उधार लो या कुछ भी करो, लेकिन पैसे तुम्हें देने ही होंगे। अभी कुछ समय पहले अनीता जी के हाथ में थोड़े पैसे आए थे, लेकिन उसका पूरा परिवार उस रकम को बांट चुका था। अब उसके पास निकिता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। निकिता ने बेपरवाही से कहा, पैसे चाहिए तो आमने सामने बात करेंगे। कल दोपहर 3 बजे कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। अगर तुम नहीं आई तो समझ लेना यह पैसे मैं सेव कर लूँगी। तुम मुझे बाहर क्यों बुला रही हो? अनीता जी ने शक से पूछा। कहीं कोई चाल तो नहीं चल रही? निकिता चीखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी? ऐसा कौन सा क्राइम किया है तुमने?
निकिता की बात सुनकर अनीता जी सच में थोड़ी ढीली पड़ गई। अगर पुलिस का चक्कर होता तो निकिता की हालत भी अच्छी नहीं रहती, तो ऐसे में वहां जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अनीता जी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगी। बैंक कार्ड पहले से तैयार रखना, मैं आकर सीधे कार्ड लूंगी, समझी? निकिता की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कॉल कटते ही अनीता जी के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। वह टैक्सी लेकर सीधे हॉल चली गई। बिना काम किए जब भी पैसा मिल जाए, ऐसी जिंदगी उसे बहुत मज़ेदार लगती थी। बस एक बात उसे थोड़ा परेशान कर रही थी कि उसके प्रेमी मास्टर प्रेम ने काफ़ी देर से उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया था। दिल में हल्की बेचैनी हुई, लेकिन गेम में डूबते ही वह सब भूल गई। अगले दिन दोपहर को कॉफ़ी शॉप में निकिता पूरी तरह खुद को ढक कर बैठी थी। उसके सामने अनीता जी बैठी थी। उसे देखते ही अनीता जी ने ताना मारा, तुम तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी हो, फिर भी ऐसे खुद को ढक कर क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें देखने वाला है? वह अपनी इस बेटी को कभी समझ ही नहीं पाई थी। एक अच्छी खासी सेलिब्रिटी लाइफ छोड़कर उसने खुद ही सब खराब कर लिया था। नितिका ने बिना कोई झिझक के सीधे सवाल दाग दिए, जब तुम्हें पता है कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेरे बायोलॉजिकल पिता एक बूढ़े आदमी हैं, है ना? फिर तुम ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर बैठी और मुझ जैसी और नताशा जैसी बेटियां पैदा कर दी? अनीता जी एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत बोली, क्या बकवास कर रही हो? वह फोटो सब झूठी है। इंटरनेट पर सब नकली चीज़ें चलती है। तुम्हारे पिता बहुत हैंडसम है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम और नताशा इतनी सुंदर कैसे होती? उसने इंटरनेट पर घूम रही मास्टर प्रेम की तस्वीरें देखी थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह सब बदनाम करने के लिए बनाई गई है। उसके दिल में मास्टर प्रेम एक आकर्षक, स्मार्ट और रॉयल इंसान था, जो हर तरह से महेश जी से कहीं बेहतर था। निकिता ने चुपचाप फ़ोन निकाला और ऑनलाइन मौजूद तस्वीरें टेबल पर रख दी। फिर धीरे से बोली, वह सच में बूढ़ा है और गंजा भी। तुमने उसे गलत समझा है। ये सब झूठ है, अनीता जी ने झुंझला कर कहा। मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ। मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। अगर दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान था तो वह उसके लिए मास्टर प्रेम ही था। निकिता ने बिना कुछ कहे एक वीडियो खोला। यह वीडियो माही ने उसी सुबह उसे भेजा था। वीडियो में मास्टर प्रेम अपना जुर्म कबूल कर रहा था और पछता रहा था। निकिता ने फ़ोन आगे बढ़ा दिया। अनीता जी ने भौंवे सिकुड़ते हुए फ़ोन लिया और वीडियो चलाया। स्क्रीन पर एक गंजा बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, जो मुश्किल से आंखें खोलकर कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी और मुंह खोलते ही पीले काले दांत साफ दिख रहे थे। उस पल अनीता जी का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लगा। वीडियो के बैकग्राउंड को देखकर साफ लग रहा था कि वह किसी प्रिजन यानी कि पिंजरा के अंदर सूत किया गया था। तभी वीडियो में एक सख्त आवाज़ गूंजी, मास्टर प्रेम, तुम और अनीता जी के बीच हुए अपराध के बारे में साफ साफ बताओ। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गंजे बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। वह बहुत सुंदर थी। पहली बार जब मैंने उसे खाते हुए देखा तो मैं खुद ही आगे बढ़कर उसका बिल देने लगा। धीरे धीरे हमारी पहचान बढ़ी और हम काफ़ी करीब आ गए। बाद में मैंने उससे कहा कि वह महेश से शादी कर ले। मैंने उसे जहर दिया और कहा कि वह जहर महेश को खिला दे। उसके बाद महेश की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। अनीता जी बिना पलक झपकाए वीडियो को देखती रही। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। यह बूढ़ा आदमी आखिर कौन था? वह किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी कि यह मास्टर प्रेम हो सकता है, लेकिन उसकी बोलने की शैली, आवाज़ का उतार चढ़ाव और चेहरे के हल्के हल्के हाव भाव
सब कुछ मास्टर प्रेम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। यह आदमी मास्टर प्रेम नहीं हो सकता। मास्टर प्रेम इतना बूढ़ा कैसे हो सकता है? कोई इंसान अचानक इतने सालों में इतना ज़्यादा कैसे बदल सकता है? यह नामुमकिन था। अनीता जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से फ़ोन निकिता की तरफ बढ़ाया और ठंडी आवाज़ में बोली, क्या तुम्हें लगता है कि किसी बूढ़े आदमी को खड़ा करके एक्टिंग करवा दोगी तो मैं मान लूँगी? तुम खुद एक्टर रह चुकी हो, किरदार गढ़ना तुम्हें अच्छी तरह आता है। मुझे और बेवकूफ़ मत बनाओ। तुम्हारे पिता 30-35 साल के लगते हैं, हैंडसम हैं, खुले स्वभाव के हैं। मान भी ले कि वह बूढ़े हो गए हो, तब भी इस हद तक बूढ़े होना नामुमकिन है। वह इतने सालों से मास्टर प्रेम पर भरोसा करती आई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसके साथ जुड़वा बच्चे को जन्म ही क्यों देती? निकिता ने ठंडी हंसी हंसी। मुझे तुम्हारी कम जानकारी पर हंसना चाहिए या तुम्हारी बेवकूफ़ी पर? इतने साल हो गए, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह मेटाफिजिक्स में माहिर है? जब वह इसमें माहिर है तो क्या उसके लिए मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल करके खुद को जवान दिखाना कोई बड़ी बात है? असल में मास्टर प्रेम ने अनीता जी जैसे लोगों का, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बड़ी आसानी से धोखा दिया था। नामुमकिन। अनीता जी तुरंत घबरा गई, लेकिन ऊपर से खुद को शांत दिखाने लगी। तुम झूठ बोल रही हो। उसने खुद मुझसे कहा था कि वह फैमिली बैकग्राउंड की वजह से एसोसिएशन का हेड बना है। उसे मेटाफिजिक्स नहीं आती। और वैसे भी ऐसी कौन सी जादू टोना होती है जिससे इंसान जवान दिखने लगते हैं? उसके लिए यह आदमी किसी भी हालत में मास्टर प्रेम नहीं हो सकता था। निकिता पहले से जानती थी कि उसकी माँ इतनी आसानी से सच्चाई स्वीकार नहीं करेगी। उसने बैग से कुछ कागज़ निकाले और टेबल पर रख दिए। मुझे पता था कि तुम नहीं मानोगी। यह पितृत्व जांच रिपोर्ट है जो मैंने खास तौर पर मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस में करवाई है। यह उसी बूढ़े आदमी के साथ की गई है जो वीडियो में दिख रहा है। खुद देख लो। अनीता जी ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोली और आखिरी नतीजा देखा। खून का रिश्ता था। तुम झूठ बोल रही हो। अनीता जी चीख पड़ी। कुछ गड़बड़ हुई है। मैं यह नहीं मानती। वह गुस्से से खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज तुम मुझे यहाँ इसलिए बुलाकर लाई हो ताकि मेरे दिल में तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता के लिए जो प्यार है उसे ख़त्म कर दो और मुझे हम महेश के पास वापस भेज सको। सुन लो, मैं ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता से प्यार करूँगी। महेश से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके दिल में सिर्फ मास्टर प्रेम था, कोई और नहीं। निकिता ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम ज़्यादा सोच रही हो। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि तुम मेरे पिता से दोबारा शादी करो। वह बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता की जुदाई के बाद अपने पिता के साथ सुकून की ज़िंदगी जी पा रही थी। वह अनीता जी को फिर से बीच में आने क्यों देती? थोड़ा रुक कर निकिता ने शांत आवाज़ में कहा, अगर तुम नहीं मानती तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सच कहूँ तो तुम वाकई ही बहुत दयनीय हो। एक बूढ़े आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, बहलाया और तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यह बात जानबूझकर कही गई थी ताकि अनीता जी भड़क जाए। और सच में अनीता जी का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, जब तुम कह रही हो कि गिरफ्तार किया गया आदमी ही तुम्हारा पिता है तो मुझे उससे मिलवाओ। मैं वहीं पर उसका असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दूंगी। इतने सालों की नज़दीकी के बाद वह खुद को मास्टर प्रेम को सबसे बेहतर जानने वाली समझती थी। अगर नितिका ने कोई नकली आदमी खड़ा किया होगा तो वह तुरंत पकड़ लेगी। निकिता मुस्कुरा दी। उसकी माँ फंस चुकी थी। अगर वह अभी सच्चाई नहीं मानना चाहती थी तो उसकी बनाई हुई दुनिया को तोड़ना ही पड़ेगा। उसने पहले ही माही से अपॉइंटमेंट ले रखा था। अगर अनीता जी नहीं मानती तो उसे प्रिजन दिखाया जाएगा। वैसे भी मास्टर प्रेम अपने ज़्यादातर अपराध कबूल कर चुका था।
10 मिनट बाद दोनों मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट पहुंच चुकी थी। मोहित खुद उन्हें लेने आया और उन्हें अंदर प्रिजन तक ले गया जहां मास्टर प्रेम को रखा गया था। रास्ते भर अनीता जी और ज़्यादा बेचैन होती जा रही थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। अगर वह आदमी सच में मास्टर प्रेम हुआ तो क्या उसकी पूरी जिंदगी एक मजाक बनकर रह जाएगी। जैसे ही वे मेटाफिजिक्स मैनेजमेंट ऑफिस के प्रिजन के अंदर पहुंचे, अंदर से लोगों के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी। अनीता जी का दिल बैठ सा गया। क्या सच में निकिता उससे झूठ नहीं बोल रही थी? क्या वह बूढ़ा आदमी सच में मास्टर प्रेम था? कुछ देर बाद मोहित उन्हें एक मीटिंग रूम में ले गया। कमरे में बस एक टेबल और कुछ स्टूल रखे थे। अनीता जी बेचैनी से वहां बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका दिल अब जवाब का इंतजार कर रहा था।